हेलो स्टूडेंट्स, दक्षिण ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन दोनों की डिस्कवरी के बारे में जाना था। अब हम न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया और कैसे हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की खोज हो चुका था तो रुदरफोर्ड जो थे वो न्यूक्लियस पे स्टडी कर रहे थे। आगे हम जानेंगे रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में देखेंगे कि उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें पता चला था न्यूक्लियस के बारे में। तो जब रुदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन्हें क्या समझ में आया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट एनी एटम, हीलियम एटम। करेक्ट। जब हीलियम एटम की बात करी तो हीलियम का जो मास नंबर था वो 4 था और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 थे। तो रुदरफोर्ड को क्या समझ में नहीं आया कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही हैं, पर उसका मास नंबर एक्स्ट्रा 2 क्यों आ रहा है? समझिए फिर से, न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन हैं पर मास नंबर उसका 4 क्यों आ रहा है? 2 ज़्यादा क्यों आ रहा है? इसका क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो प्रोटॉन के अलावा भी मौजूद होंगे। एंड इट वाज जेम्स चैडविक। चैडविक क्या थे? चैडविक आपके रुदरफोर्ड के शिष्य थे। दिस इज द मैटर ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो चैडविक वाज प्रिजनर इन जर्मनी फॉर 4 years। 4 साल तक वो वहाँ पे बंद रहे। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया तो बाहर आने के बाद वो वापस इंग्लैंड आए और उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट के जो मेंटोर थे, दैट इज द योर रुदरफोर्ड, उन्होंने वापस उन्हें ज्वाइन किया और उसके बाद रिसर्च जो है उसके अंदर उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो जब रुदरफोर्ड इस प्रॉब्लम से परेशान थे कि क्या है आखिर न्यूक्लियस में और क्या हो सकता है, एंड इट वाज जेम्स चैडविक जिन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइड वाइज जो रेडियो एक्टिविटी होती है इसके रिसर्च पे भी वो काफ़ी ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम एटम पे ओके। सो बेरिलियम एटम पे किससे बम्बार्डमेंट कराया? हीलियम से बम्बार्डमेंट कराया। ओके, सो क्या पता चला? पता चला कि एक नया एटम बन जा रहा है, दैट इज C12। एवरीबॉडी नोज दिस। और एक ऐसा पार्टिकल निकल के आया, जिसका मास तो दिख रहा था, पर जिसपे चार्ज नहीं था। करेक्ट, 0, जिसपे चार्ज नहीं था। तो हमारे चैडविक ने बोला कि ओके, nucleus contains some particles which do not have any charge, जिसके पास अपना कोई चार्ज नहीं होता है, जो न्यूट्रल होता है, दैट इज द न्यूट्रल स्पेसीज। तो चैडविक ने बताया कि न्यूक्लियस कंटेन्स सम अदर पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन के अलावा विच डोंट हैव एनी चार्ज। और इसे क्या बोला गया? न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए इसे बोला गया न्यूट्रॉन। ओके, सो इट वाज जेम्स चैडविक। आप लोग बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था। भैया ये आसान नहीं था। ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन दिस पार्टिकुलर टॉपिक इन 1990 और 1980। विश्व युद्ध के बाद उन्होंने जब ज्वाइन किया तो अराउंड 1919 में इस चीज़ों को शुरू करी और अराउंड इट टुक more than 1 decade to arrive on this particular result. more decade, समझ रहे हो? आप 1 साल में परेशान हो जा रहे हो, 2 साल में परेशान हो जा रहे हो, यहाँ पे बंदा अपने कितने साल लगा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। उन्हें 1 डिकेड से ज़्यादा समय लग गया कि हाँ, वी हैव समथिंग कॉल्ड न्यूट्रॉन। और इसीलिए 1934 में जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। करेक्ट। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। किसने किया था? चैडविक ने किया था। ओके, सो हमारे पास अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट। सो लेट अस समराइज हियर। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? लेट अस राइट Q हुए। Q का मतलब चार्ज है। सो चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है। अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बट पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव। देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है। सो दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे चार्ज नहीं होता है। ये तो बात कर ली हमने चार्ज की। अगर आप बात करें मास की, तो मास की बात करते हैं हम, तो क्या होगा, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे पता चला था, मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड हमारे थॉमसन भैया ने क्या किया था, E/m रेशियो निकाला था। उन दोनों के हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी पता किया था, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, करेक्ट। सिमिलरली प्रोटॉन का मास निकल के आया था, कितना निकल के आया था, प्रोटॉन का मास इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg एंड न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के ही बराबर होता है, एंड दैट इज अगेन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ओके, चलिए अब देखते हैं कि जब हमारा न्यूट्रॉन का खोज हो चुका है, हमारा प्रोटॉन का खोज हो चुका है, हमारा इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका है, तो एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, इनकी व्यवस्था कैसे की गई होगी खाने पीने की, ठीक है। तो इसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, हमने बताया भी है बार बार कि इट वॉज जॉन डाल्टन जिसने एटम के बारे में बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। पर उन्होंने ये बोला था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। एटम जो है सबसे इनडिविजिबल पार्टिकल है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। बट हमको पता चला कि वी हैव कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दीज आर नाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। फाइन, एटम इज नो लॉन्गर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर, डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई। चलिए अब देखते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे इनका खाना पीना चल रहा है, इसकी बातें हम करेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स में एग्जैक्टली क्या है ना कि जब चीजें एक्सपेरिमेंट शुरू हो गई तो उनके आधार पे जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट एडवांस होती गई, आपका मॉडल भी एडवांस होता गया, करेक्ट, मॉडल भी आपका एडवांस होता गया। तो क्या है, सबसे पहले आपको याद ही है कि डाल्टन ने बताया था कि एटम्स होते हैं, दैट इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसके नीचे कुछ नहीं है। समझ में आया कि वी हैव फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर भी है। तो डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई। Then you have J.J. थॉमसन। थॉमसन ने बोला था, थॉमसन मॉडल, करेक्ट। सो हमने बोला थॉमसन मॉडल की बात करेंगे। थॉमसन्स मॉडल, इनका बोलना था जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया तो क्या था, उन्हें ये पता चला था कि समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, समथिंग कॉल्ड प्रोटॉन एक एटम के अंदर होता है। अंदर की व्यवस्था नहीं पता चली थी, तो उसके आधार पर थॉमसन ने बताया था कि एटम कैन बी समथिंग लाइक स्फीयर। एटम जो है एक स्फीयर जैसा है और उसमें क्या है, पॉजिटिव जो है हर जगह भरा पड़ा है, हर जगह पॉजिटिव भरा पड़ा है, करेक्ट, हर जगह पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव भरा पड़ा है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। जो क्या है, ऐसे समझ लीजिए वाटरमेलन क्या होता है, जो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज योर प्रोटॉन। वाटरमेलन आपने खाया है भैया, तरबूजे तो खाए ही होंगे कभी ना कभी जिंदगी में। तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज योर प्रोटॉन्स एंड जो बीज है ब्लैक कलर का दैट इज योर इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और उस हिसाब से देखा जाए तो जो जो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो क्या है, ये थॉमसन मॉडल ने न्यूट्रल कर दिया एटम को। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बातें कर ली थी इसने, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बातें कर ली थी, यानी कि हाँ आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये बातें तो सही थी कि हाँ एटम
न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, जो आज हम जानते हैं। उस वक्त इन्होंने क्या बोला था, ये बात वो नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, प्रोटॉन कहां पे होगा, ये बात वो नहीं जानते थे। तो ऐसा थॉमसन ने बताया कि लेट अस एज्यूम कि एटम क्या होगा, एक स्फीयर होगा, प्रोटॉन जो है हर जगह फैला होगा और जो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इंबेडेड होंगे। और सिंस क्या है कि चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्वांटिटी चार्ज ऑन प्रोटॉन, सो क्या है, जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। जो टोटल जो एटम की बात करेंगे वो न्यूट्रल दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या करी थी, इसने बोला था कि मास जो है, मास वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम। हर जगह पे मास क्या है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक एटम को ले लीजिए, जैसे क्या है, आप इस नोटबुक को ले लो या इस मार्कर को ले लो, तो मास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे, मास कहीं पे केंद्रित नहीं है। तो यही बोलना था कि एक एटम ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, हर जगह पे क्या है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उन्होंने क्या, मास डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इन द एटम। तो एटम में हर जगह मास है। दिस वॉज थॉमसन मॉडल। क्यों, ये उस वक्त के नॉलेज के आधार पे ये मॉडल गिवन था, उस वक्त के नॉलेज के आधार पे। पर जैसे ही इसके बाद हमारे रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट शुरू करी, तो ये जो मॉडल हुआ इसमें कुछ फ्लॉज निकल के आए। इस फ्लॉ को दूर किया गया रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से इस चीज को दूर किया गया। तो चलिए आप उसे भी देख लेते हैं। तो आपने अभी अभी थॉमसन मॉडल को देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसकी बातें करेंगे। सबसे पहले रुदरफोर्ड ने आखिर क्या किया जो उसे समझ में आया कि नहीं भैया, दिस मॉडल इज रॉन्ग। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लेट अस राइट द रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। Okay, so what was the experiment he did? उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। मैं आपको यहाँ पे चीजें बताता चला जाऊंगा। आपके नीट एग्जाम में चांसेस है कि ये चीजें ना पूछी जाए, तो मैं फिर से बोलूंगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द इमेंस वर्क ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, जिनके बातों को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बातों को जानना चाहिए। जब रुदरफोर्ड ने इनकी बातों को देखा, जब इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, जब प्रोटॉन का खोज हो गया, तो व्हाट रुदरफोर्ड डिड इज, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड का बहुत ही पतला सा शीट लिया। आप बोलोगे सर गोल्ड के ही क्यों लिए, हमारे पास बहुत ही आसान से, बहुत ही मतलब सस्ते मेटेरियल्स हैं, वो क्यों नहीं लिया? तो आपको पता है कि गोल्ड जो है काफी डक्टाइल है, आप उसको पतले शीट में बदल सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, इसीलिए गोल्ड फॉइल का यूज किया। करेक्ट। और दूसरा क्या है, गोल्ड जो है नोबल मेटल भी बोला जाता है, वो जनरली रिएक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक बड़ा कारण था गोल्ड चूज करने का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड लिया। लेट अस टॉक अबाउट एक एटम की बात करते हैं। तो उन्हें क्या समझ में आया कि ये एक गोल्ड फॉइल में जनरली द विड्थ, उस शीट का विड्थ अराउंड 50 to 60 एटम्स थे। इतना ज्यादा उन्होंने पतला कर लिया। लेट अस टॉक अबाउट वन एटम, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब क्या किया, गोल्ड फॉइल लेने के बाद उन्होंने इस पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराया। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के इलेक्ट्रॉन को भगा दीजिए एंड दैट इज योर अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल से इस पे एटम पे बम्बार्डमेंट कराया, तो क्या दिखा उनको, फिर से याद रखिए, हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे गायब हो गए। मतलब क्या कि निकलते चले गए। पार्टिकल्स क्या चले गए, ऐसे चले गए। पार्टिकल्स क्या हो गया, ऐसे चले गए। अब क्या है, इसका क्या मतलब है, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। मैंने बोला हीलियम का न्यूक्लियस लीजिए,
हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दीजिए तो उस पे +2 चार्ज आ जाएगा कि नहीं, यानी कि ये जो होगा इस पे +2 चार्ज है, यानी कि ये जो बंदा है ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इस पे बम्बार्डमेंट कराना चाहते हैं हम। जब बम्बार्डमेंट कराया क्या हो सकता है, ये बंदा, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया, ये अल्फा पार्टिकल्स है बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गया। सिमिलरली इनका, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब आप सड़क पे जा रहे हो और आप सीधा निकल जाओ, क्या क्या हो सकता है, या तो वहां पे कोई नहीं होगा, या तो वहां पर वो चीजें होंगी जो आपको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। करेक्ट, ठीक है, यही चीजें हो सकती है। तो यहां पे क्या है, ये चांसेस था कि यहां पे कोई नहीं था, ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और कुछ पार्टिकल्स, बहुत कम ही ऐसे पार्टिकल्स थे जो बीच में टकराए और वापस आ गए। ये तो तभी हो सकता है जब बीच में कोई ट्रक खड़ा हो, आप बाइक से जा रहे हो और टकरा के वापस आ जाएं, तभी हो सकता है ना, जब सामने वाला भी कोई खतरनाक बंदा खड़ा हो, सामने वाला भी सेम चार्ज वाला खड़ा हो, तभी तो उसको वापस फेंक देगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि बीच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन दिखा कि ये जो पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, खाली होना चाहिए, तभी तो बिना डिफ्लेक्शन के वो निकल लिया मस्त। उसके बाद क्या दिखा कि जब पॉजिटिव चार्ज जब धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ रहा था तो ऐसा समय आया कि बहुत सारे पार्टिकल्स, लेट अस टेक 100, इतने पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल पूरा का पूरा डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री पे, 180 करेक्ट, सॉरी 360, मतलब कि भैया रिबाउंड बैक हो गया। क्यों ऐसा हो रहा होगा, वो तभी हो रहा होगा जब हेड ऑन कॉलिजन हुआ होगा किसी पॉजिटिव चार्ज से, तभी वो वापस की तरफ आगे होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इससे यही मतलब पता चलता है कि अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ बीच में है। ठीक है, ये था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। उन्होंने ही बोला कि वी हैव समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियस, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में ही है। करेक्ट, तो रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स थे, उसे लिख लीजिए। क्या था कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन्स resides in न्यूक्लियस। ठीक है, जितने जो पॉजिटिव चार्ज होंगे सब के सब कहां पे होंगे, सब के सब होंगे आपके न्यूक्लियस में, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एटम is empty, maximum volume of atom is empty, maximum volume of the atom is empty, खाली है, पूरा जो एटम है वो खाली है। और क्या बातें हुई, मैं आपको पॉइंट बोल देता हूं, उसे आप नोट कर लीजिए। वैसे मैं यहाँ पे आपको ऊपर में भी डाल दूंगा कि जो बाकी का जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम था, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस compared to the volume of atom is negligible, volume of nucleus compared to volume of atom is negligible। आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो, बड़ा सा रूम है, लेट्स से आप सबको तो नवोदय के क्लासरूम याद ही होंगे, या आपका क्लासरूम तो याद ही होगा। सो लेट अस टेक इफ योर द वॉल्यूम ऑफ योर क्लासरूम इज एटम,
मान लीजिए आपका क्लासरूम जितना बड़ा एक एटम है, सो इस पेन का जो निब है, टिप है, दैट इज द न्यूक्लियस। यानी कि इतना सा छोटा वॉल्यूम या इससे भी छोटा वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस होल एटम। ठीक है, तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम थी, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या था कि यहां पे मैं आपको और प्रोजेक्ट कर रहा हूं रुदरफोर्ड के पॉइंट्स, देख लीजिए जल्दी से। तो आपने देखा कि एटम का जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट खाली होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है, सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होंगे, और क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट रुदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर में घूम रहे हैं, और क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तभी जो है एटम न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन का मॉडल गलत हुआ, और ये जो मॉडल ऑफ रुदरफोर्ड है वो काफी समय तक चल रहा था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब हमने न्यूट्रॉन की बातें करी थी, तो मैंने बताया कि रुदरफोर्ड न्यूक्लियस पे खोज कर रहे थे। यस, दिस वाज द टाइम जब रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया था। उसके बाद वो काफी चिंतित थे इस बात की कि भैया पॉजिटिव चार्ज मैंने तो बोल दिया है कि न्यूक्लियस में है, पर मास जो है तो डिफरेंट आ रहा है, मास क्या है, ज्यादा आ रहा है। तभी जाके हमारे चैडविक भैया ने उनको हल किया और बताया कि भैया इसमें न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें आराम से सुलझ गई। अब बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता ही है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। करेक्ट, जितने प्रोटॉन होंगे दैट इज द एटॉमिक नंबर। करेक्ट, सिमिलरली अगर आप मास नंबर की बात करो तो देखिए क्या हुआ था ना, जब रुदरफोर्ड ने बताया कि सारे जो प्रोटॉन हैं वो न्यूक्लियस में हैं, चैडविक ने जब न्यूट्रॉन का खोज किया तो वो भी न्यूक्लियस में था, तो ये माना गया कि जो मास है एटम का, जो टोटल मास है दैट रिसाइड्स एट न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल। हमने वैल्यूज तो देखी थी ना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है, आप उसको हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दें दैट इज द मास ऑफ एटम, ये बोल सकते हैं। करेक्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो मास ऑफ एटम की बातें कर सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ घूम रहा है वो क्या हो गया है, वो नेग्लिजिबल हो गया है। इसीलिए मास नंबर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए और आपको क्या मिलेगा, मास नंबर। आप लोग सर मास नंबर इज अ नंबर, करेक्ट। आपको पता है कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है अराउंड 1 EMU होता है, सिंपल सी बात है ना, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 EMU होता है। तो अब सिंपल सी बात है, 1 here 2, जितने प्रोटॉन उतने EMU, जितने न्यूट्रॉन उतने EMU, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो आपको मास बताएगा। सो मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये आपको नंबर बताता है प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ठीक है, कलेक्टिवली इसको क्या बोलते हो आप, सिंस ये दोनों कहां पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, तो इसलिए आप बोलते हो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसे आप और क्या बोलते हो, न्यूक्लियॉन्स बोलते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर मास नंबर की बात कर रहे हैं तो मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स
रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियस बोल दिया गया क्योंकि दोनों के दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं। तो प्रोग्रेसिवली हमने देखा कि कैसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, देन प्रोटॉन, देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा कि भैया एक और पार्टिकल्स क्या है, तो चैडविक भैया ने न्यूट्रॉन खोज दिया। जब न्यूट्रॉन पता चल गया तो हमने देखा मास नंबर को कैसे हम लिख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो अगर आपको लिखना हो मास नंबर को डिनोट करेंगे किससे, इजेड से या ए से, ए से। एटॉमिक नंबर को इजेड से। तो अगर आपको कोई एलिमेंट एक्स है और बताना हो कि व्हाट इज द मास नंबर, तो यहाँ पे आपका लिखाएगा ऊपर में मास नंबर और नीचे में क्या लिखाएगा, इजेड। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट है। आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कार्बन 12 का तो नाम सुना ही होगा, C12। C12 का मतलब है कि 12 is the mass number of that carbon. What is the atomic number? We have 6 protons in carbon nucleus. That's why 6. Correct. ठीक है। Similarly नाइट्रोजन की बात कीजिए भैया। नाइट्रोजन N is equal to, न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, 7 होते हैं। प्रोटॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रोटॉन 7 होते हैं, इसीलिए 7 इज द एटॉमिक नंबर एंड 7 + 7 14 एंड दैट्स व्हाई वी हैव 14 एज द मास नंबर। ऑक्सीजन की बात कर लेंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, 8 होता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होगा। ठीक है। मास नंबर की बात कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 + 8 16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई 16। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को, या कोई भी एलिमेंट अगर इस तरीके से गिवन है तो आप वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि ऊपर वाला क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मास और मास नंबर, नीचे वाला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, यानी कि आप वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फुर्ती से कीजिए, जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, जो चीज करना है बहुत ही तेजी से फुर्ती से करना है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग बात ही करते हैं आइसोटोप्स की, आइसोबार्स की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की। ओके, चलिए बात करते हैं अब आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होता है इसकी बात करते हैं अभी हम। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या है, जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, मैंने बताया था कि एलिमेंट्स के एटम क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, पर अभी आपको क्या दिखेगा कि एक ही एलिमेंट्स को डिफरेंट एटम्स दिख रहे हैं। सो उसमें क्या डिफरेंस क्या होगा कि दे विल हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि दे विल हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या होगा कि same number of protons। इसका क्या मतलब है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम, यानी कि सेम ही एलिमेंट की बात करना चाहते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैसे कैसा, जैसे हाइड्रोजन की ही बात करी थी हमने, तो क्या होता है हाइड्रोजन 1, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, 1 होता है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सो मास नंबर इज 1। हाइड्रोजन का दूसरा भाई सेम, उसका प्रोटॉन का संख्या एक ही होगा, उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है, सो 1 + 1 2। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो तीसरा भाई होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही होते हैं, बट दिस विल हैव न्यूट्रॉन की संख्या 2, सो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। इसको आप हाइड्रोजन बोलते हो, या इसको आप इसको हाइड्रोजन बोलते हो, उसको आप ड्यूटेरियम बोलते हो, उसको आप ट्राइटियम बोलते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। इसका क्या मतलब है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो बराबर होगी। ये जो
आपके आइसोटोप्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बराबर होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में बराबर होते हैं। बट हाँ, डिफरेंट मास नंबर है, मास डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं हो सकती। क्या अलग एग्जांपल्स देखें क्या? सो वी हैव क्या दूसरा वाला, लेट अस टेक बोरॉन 10, बोरॉन 11, करेक्ट। इसमें भी क्या है, दोनों में मास नंबर एक ही बोरॉन है पर बोरॉन का मास नंबर अलग अलग है। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इसमें एक ज्यादा हो गया है। सिमिलरली कार्बन की बात करो, कार्बन क्या होता है, C12 होता है, C13 होता है, एंड वी हैव C14। दिस इज अगेन रेडियोएक्टिव, दिस इज रेडियोएक्टिव, वी नो ऑल दोस थिंग्स। कार्बन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, 6 6 6, सब में क्या है, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तभी वो एक एलिमेंट होगा। प्रोटॉन की संख्या बदल गई, एलिमेंट बदल गया, इसका ध्यान रखेंगे। तो क्या है, 6 प्रोटॉन है पर 6 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया 12 बन गया। 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया 13 बन गया। 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ दिया C14 बन गया। ओके, सो हमने क्या देखा कि जब जो एटॉमिक नंबर सेम होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, इसके कारण इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, आइसो का मतलब होता है सेम और यहाँ पे P है, सो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करना चाहता है। ठीक है, इसका बात का ध्यान रखेंगे। देन अगला है हमारे पास आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स में सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट सेम मास नंबर बट डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, सेम मास नंबर है पर डिफरेंट एलिमेंट्स है, इसकी बात करना चाहते हो तो देख लो ना क्या क्या हो सकता है। आर्गन की बात करो, क्या होता है, 40 होता है। ठीक है, कैल्शियम की बात करो, क्या होता है, 40 होता है। तो ये दोनों जो होंगे इसको क्या बोलेंगे आप, आइसोबार्स बोलेंगे। क्या, आइसोबार्स बोलेंगे कि जब सेम मास नंबर हो पर डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो क्या हो जाएगा, वो आइसोबार्स हो जाएगा। इसके बाद आप देखो कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अरे सिंपल है भैया, 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे। पोटासियम, पोटासियम भी आएगा यहाँ पे, पोटासियम का भी 40 एंड दिस इज क्या हो जाएगा, सॉरी इट्स नॉट 18, दिस इज 20, दिस इज 19। आप क्या देख रहे हो, 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22, टोटल को जोड़ा 40 हो गया, 20 प्लस 20 40 हो गया, 19 प्लस 21 40 हो गया। सिंस यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नंबर मास नंबर सबका बराबर हो जा रहा है, इवन तो ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं फिर भी क्या हो जा रहा है, इसे आप बोलते हो आइसोबार्स। आइसोबार्स के लिए फिर से समझिए कि डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं या डिफरेंट एटॉमिक नंबर अलग हो सकता है पर उसके मास नंबर बराबर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है आपका, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक है, तो आइसोटोन्स की बात अगर आप कर रहे हो तो सेम है, आइसो का मतलब बराबर है, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स should be equal। अगर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका आइसोटोन्स हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल आप लेना चाहो, सिलिकॉन ले लीजिए,
देन क्या है, सल्फर ले लीजिए, सल्फर से पहले फास्फोरस आ जाएगा, या सल्फर ले लीजिए। इनका मास नंबर देख लीजिए, दिस इज 32, 31 एंड 30। सो क्या है, 14, 15, 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा? मास नंबर क्या क्या इससे मिलके बनता है? मास नंबर मिलके बनता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 40, 30 इज द मास नंबर, 30 minus 40 that is equal to 16, 31 minus 15 that is equal to 16, 32 minus 16 that is equal to 16। तो सब में क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, आइसोटोन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। फिर से देखेंगे, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए, आइसोबार्स में मास नंबर बराबर होना चाहिए, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, और आखिरी में एक और चीज है और हम उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्रोटॉन की बातें बराबर, प्रोटॉन बराबर कर दिया, न्यूट्रॉन बराबर कर दिया, मास नंबर बराबर कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्यों बचा रहे? तो अब हम देख रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स same, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। जैसे क्या है, आर्गन है, देन इससे पीछे क्या है, क्लोराइड आयन है, देन क्या है, पोटासियम पॉजिटिव है, देन क्या है, कैल्शियम +2 है, एंड सो ऑन। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप गिनो, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 हैं। कैसे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, ठीक है, 17, यानी कि क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोराइड आयन में 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 18, सो 18 प्रोटॉन, सो 18 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 19, 19 प्रोटॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, पर पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, सो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन। पोटासियम कितना हो जाएगा, 20 इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट क्या होना चाहिए, 20 शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। +2 चार्ज देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो 20 में से 2 गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसका क्या मतलब है कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, ओके। सिमिलरली मान लीजिए CO की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO की बात करते हैं, NO में कितने, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है। पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें और पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो क्या ये अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस, दिस इज नाउ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सो दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आएगा, व्हिच ऑफ देम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है।